ठीक है। गवर्नर जनरल कौन था भाई? इस समय गवर्नर जनरल कौन था? थोड़ा कमेंट करके बताएं तो। इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? मार्ले मिंटो सुधार। किस नाम से जाना जाता है? मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक। अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। अब इसमें हमें थोड़ा कमेंट करके बताइए कि इसमें कौन वायसराय था और कौन सचिव था। भारत सचिव कौन था और कौन वायसराय था? ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया आपसे सीधे सीधे कि इन दोनों में से भारत सचिव कौन था और वायसराय कौन था। मिंटो वायसराय था और मार्ले भारत सचिव। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है। तो भारत सचिव कौन था? मिंटो था भारत सचिव, मार्ले सॉरी, मार्ले था भारत सचिव और ये था वायसराय मिंटो। तो जब कभी भी आपसे ये पूछ ले कि मार्ले मिंटो सुधार में भारत सचिव कौन था, तो क्या आंसर लगाएंगे? मार्ले। और मिंटो क्या था? ये वायसराय या गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कह सकते हैं। यहाँ एक क्वेश्चन नोट डाउन करके लिखिएगा, बनता है क्वेश्चन, ये कई बार पूछा भी गया है, इसे नोट डाउन करके लिख लीजिएगा कि पृथक निर्वाचन के पिता किसे कहा जाता है? जरा एक्सप्लेन करें तो किसी को पता है कि पृथक निर्वाचन का पिता किसे कहा जाता है? लॉर्ड मिंटो को। वेरी गुड। किसको कहा जाता है? मिंटो को कहा जाता है। ठीक है। नेहरू जी, वेरी गुड। यानी फादर ऑफ सेपरेट इलेक्शन सिस्टम ऑफ इंडिया, फादर ऑफ सेपरेट इलेक्शन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? मिंटो को कहा जाता है। ये कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। यानी पृथक निर्वाचन का पिता अगर पूछा जाए तो किसे लगाएंगे? मिंटो को लगाएंगे। अब आते हैं मार्ले मिंटो सुधार के कुछ प्रावधान क्या क्या थे ये समझे। पहला, लिखते जाइएगा, विधान परिषद के कार्य व आकार में वृद्धि हो गई। विधान परिषद के कार्य एवं आकार में वृद्धि। ठीक। दूसरा क्या प्रावधान किया गया? तीसरा कहा गया गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में ठीक है। ये तीन इंपॉर्टेंट काम 1909 के भारत परिषद अधिनियम में किए गए थे। इसे नोट डाउन कर लीजिए। इतनी चीजें तो एक्सप्लेन करें, इसमें कुछ चीजें एक्सप्लेन करने वाली हैं, उसे एक्सप्लेन करेंगे हम लोग। इसमें और भी पॉइंट है, एक दो पॉइंट और है, इसे नोट डाउन करिए फटक से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर दीजिए। तो दो पॉइंट और है यहाँ 1909 के अधिनियम में, वो समझेंगे। पहली बात कि पृथक निर्वाचन का पिता जो है मिंटो को बोला जाता है, ये नोट डाउन में रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विधान परिषद के कार्यों में आकार में वृद्धि की गई, मतलब विधान परिषद का जो कार्य सीमित था उसे और एक्सटेंड कर दिया गया। बजट पर वोट देने की शक्ति अब यहाँ से, अभी हमने पीछे पढ़ा इसके कि 1992 में जो था वो क्या था कि हम बजट पे बहस कर सकते थे लेकिन वोट नहीं दे सकते थे। ये इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा था? इसके पहले हमने देखा कि हम बजट पे बहस तो कर सकते थे लेकिन वोट देने की शक्ति नहीं थी। अब यहाँ 1909 के अधिनियम में क्या किया गया कि बजट पे अब हमें वोट देने की शक्ति भी मिल गई। ठीक है। यानी अब कोई बजट अगर आता है तो उसपे वोट का जो प्रावधान था वो हमारे हाथों में आ गया, कुछ पावर उसका। अब यहाँ था गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में एसपी सिन्हा की नियुक्ति की गई। इतनी बातें क्लियर हैं। ये 1909 के जो है भारत शासन अधिनियम या भारत परिषद अधिनियम में ये प्रावधान किया गया। इसे नोट डाउन करके कमेंट करिए फटाक से।
इसे नोट डाउन करके फटाक से कमेंट करें या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जा रहा हूँ। वेरी गुड, हमारे साथ लिखते रहा करिए आप लोग, सभी लोग, राहुल, नेहा, कविता, अखिलेश, सभी लोग साथ साथ लिखा करिए, क्योंकि जो मैं चीज भी पढ़ा रहा हूँ यही हूबहू क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी मैं ग्रुप में क्वेश्चन डालूंगा कि इससे क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है। ये आप मान के चलिए, जितनी चीजें बता रहा हूँ, पॉइंट जितने बता रहा हूँ। अब यहाँ भारत परिषद अधिनियम 1919 में कहा गया कि एक सुधार हुआ कि मांटे मेर्लो मार्ले मिंटो सुधार जो आया, उसमें मार्ले को भारत सचिव बनाया गया था, यानी भारत सचिव थे ये, और मिंटो वायसराय थे। हम पीछे पढ़ चुके हैं कि भारत सचिव का क्या रोल था, अभी फिर से पढ़ेंगे, आगे चलेंगे। तो यहाँ पे पृथक निर्वाचन का पिता किसे कहा जाता है, मिंटो को कहा जाता है। विधान परिषद के कार्य और मकान में वृद्धि कर दी गई, बजट पर वोट देने की शक्ति मिल गई। फिर से मैं बोल रहा हूँ, 1992 के अधिनियम से हमें क्या हुआ था कि हमें शक्ति नहीं मिली थी, बहस कर सकते थे, लेकिन अब 1909 के भारत परिषद अधिनियम में हमें ये शक्ति प्रदान की गई कि हम इस पे वोट भी कर सकते थे। और सबसे पहले गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में एसपी सिन्हा की नियुक्ति की गई। इतनी बातें क्लियर हैं? चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। कुछ पॉइंट इसमें और हैं, वो देख लीजिए, उसके बाद तब हम इसे और डिटेल में कुछ पॉइंट इसमें समझाएंगे, वो समझिएगा, उससे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। यहाँ एक चीज और किया गया, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई, यानी व्यवस्था प्रारंभ की गई। ठीक, अब यहाँ दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि पृथक निर्वाचन मंडल का क्या तात्पर्य है। यहाँ दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि पृथक निर्वाचन मंडल का क्या तात्पर्य है। आज इसे बहुत डिटेल में समझेंगे कि ये बहुत बार पढ़े होंगे कि 1909 में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था प्रारंभ कर दी। ये है क्या पृथक निर्वाचन मंडल? कोई कमेंट करे, कोई कमेंट करे, पृथक निर्वाचन मंडल है क्या? किसी को पता है? नाम सबने पढ़ा होगा, सभी लोग ऐसा कि 1909 के में क्या प्रावधान किया गया कि मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था कर दी गई, यानी जो है सेपरेट इलेक्शन सिस्टम, मुसलमानों के लिए एक सेपरेट इलेक्शन सिस्टम कर दिया गया। इससे थोड़ा डिटेल में समझिए, डिटेल में समझिएगा, किताबों में पढ़ते हैं समझ में नहीं आएगा, आज थोड़ा डिटेल में हम समझाते हैं कि ये है क्या। सपोज दैट, मान लीजिए कि कोई एरिया है, ठीक, एक एरिया है, इसे ए मान लीजिए, और एक यहाँ बी वाला है, ठीक है। चलिए कुछ लोगों का कमेंट आया, देख लें। राहुल ने कहा एससी एसटी मुस्लिम को अपने एरिया में वोट, मुस्लिम मेंबर को मुस्लिम ही वोट देंगे। अच्छा ठीक है, चलिए, हाँ वेरी गुड, आप लोग सही हैं, बहुत हद तक सही है, लेकिन इसे समझे कि थोड़ा सरल भाषा में समझ लें कि कहना क्या चाहता है। सपोज दैट एक ए है और एक बी है, ठीक। अब ए वाले में सपोज दैट यहाँ 30% मुसलमान है। आज पृथक निर्वाचन मंडल जो मुसलमानों को दिया गया था वो जिंदगी भर नहीं भूलेगा, अगर इसे ध्यान से देख लीजिए तो 30% यहाँ मुस्लिम है, ठीक, और 70% हिंदू है। इतनी बात है क्लियर? अब यहाँ देखते हैं बी वाले सेक्शन में, बी वाला जो एरिया है उसमें यहाँ 30% हिंदू हैं और 70% मुस्लिम है। इतनी बातें क्लियर है? पृथक निर्वाचन मंडल का क्या तात्पर्य है ये समझिए। यहाँ व्यवस्था की गई कि जो है कैंडिडेट जो होगा वो हिंदू या मुस्लिम कोई भी हो सकता है। यहाँ समझिएगा, जहां हिंदू पॉपुलेशन ज्यादा है और मुस्लिम पॉपुलेशन कम है, वहां कैंडिडेट जो है हिंदू भी हो सकता है और मुसलमान भी हो सकता है। क्लियर? कैंडिडेट क्या हो सकता है, हिंदू भी हो सकता है और मुसलमान भी हो सकता है। और वोटर कौन होगा? वोटर कौन होगा? वोटर भी हिंदू हो सकता है और मुस्लिम हो सकता है। यहां तक तो सही था। अब देखिए डिवाइड एंड रूल का सिस्टम क्या चलता है। हम लोग बहुत कुछ पढ़े हुए हैं, दिमाग में वन लाइनर के हिसाब से बहुत कुछ है भी हमारे दिमाग, लेकिन जब कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है और थोड़ा घुमा देता है तो हमको समझ में नहीं आता क्या करना चाहिए। हमने कहा कि एक ए एरिया है और एक बी एरिया है।
ए एरिया वाले में 70% मुस्लिम है, मान लीजिए सॉरी हिंदू, हिंदू बहुल्य क्षेत्र कोई है, बनारस मान लीजिए मुस्लिम कम है और हिंदू ज्यादा है। तो बनारस में क्या किया गया, एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं, बनारस में क्या किया गया कि कैंडिडेट हिंदू मुस्लिम दोनों खड़े हो सकते हैं चुनाव के लिए। मान लीजिए एमपी का चुनाव है तो हिंदू मुस्लिम दोनों खड़े हो सकते हैं और दोनों लोग वोट भी दे सकते हैं। ठीक, यहां तक तो सही था। लेकिन दूसरी तरफ जो था वो समझिए, दूसरी तरफ हुआ क्या कि यहाँ कैंडिडेट कौन होगा, कैंडिडेट कौन होगा और वोटर कौन होगा, ये समझिए। यहाँ कैंडिडेट भी मुसलमान होगा और वोटर भी मुस्लिम ही होगा। अब यहाँ समझिएगा कि अब क्या हो गया कि कैंडिडेट भी वनली मुस्लिम और वोटर भी वनली मुसलमान। अब यहाँ से आपका सिनेरियो क्लियर हो गया होगा कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का क्या परिणाम हुआ और क्या व्यवस्था हुई वहां। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था का जब प्रारंभ हुआ तो उसमें दो कंडीशन थी कि जहां पे हिंदू बहुल्य क्षेत्र है वहां पे क्या होगा। अब ये देखिए आपस में लड़ाने की व्यवस्था चल रही है, ठीक है। मतलब यहां से ये प्रारंभ हो जाता है कि अब हिंदू 70% है, मुस्लिम 30% है। तो मुसलमानों के लिए यहाँ दोनों कंडीशन रख दी है कि हिंदू भी हो सकता है कैंडिडेट, मुसलमान भी हो सकता है, और वोट भी हिंदू दे सकता है मुसलमान दे सकता है। लेकिन जहां पे केवल मुस्लिम बहुल्य एरिया है, यहाँ समझिएगा, जहां पे केवल मुस्लिम बहुल्य एरिया है इसमें कैंडिडेट भी मुसलमान ही होगा और वोटर भी मुसलमान ही होगा। इतनी बातें क्लियर हो गई, पृथक निर्वाचन मंडल क्लियर हुआ। कमेंट करिए फटाक से। इससे इजी वे में आपको समझाना मुश्किल है, अब इससे इजी नहीं समझा सकता कि पृथक निर्वाचन मंडल क्या है। अब कमेंट करके बताएं किसी को ना समझ में आया हो तो। ठीक है, यानी सपोज दैट कि यहाँ पे जब 10,000 की आबादी है तो इसमें जो है 7,000 मुस्लिम हैं और 3,000 हिंदू हैं। तो अब यहाँ पे ये व्यवस्था हो गई कि अब यहाँ 3,000 हिंदू नगण्य हो गए, उनका कोई मतलब नहीं है, उनका कोई अस्तित्व तो नहीं है पृथक निर्वाचन मंडल में। यानी अब ये ना वोट दे सकते हैं ना कैंडिडेट यहाँ के खड़े हो सकते हैं, तो इनका रोल नगण्य हो गया। मतलब हिंदू वहां पे अपने अपने जो है अधिकारों का उपयोग ही नहीं कर सकते। तो इसका जो है हमारे समाज पे क्या प्रभाव पड़ेगा इससे आप आकलन कर सकते हैं। यहाँ क्या था, मान लीजिए कि 7,000 हिंदू थे और 3,000 मुसलमान थे। ठीक, तो 7,000 हिंदू में अब हो सकता है कि कोई मुस्लिम बहुत चर्चित नेता हो वो खड़ा हो जाए, तो जब वो खड़ा हो जाएगा तो हिंदू भी वोट देंगे उसको, मुसलमान भी वोट देंगे, तो यहाँ जीतने के चांसेस भी मुसलमान को ज्यादा है और यहाँ भी चांसेस ज्यादा है। तो इतनी बातें क्लियर हो गई। इसमें किसी को डाउट है तो पृथक निर्वाचन मंडल में पूछे कि पृथक निर्वाचन मंडल कहते किसे हैं। इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर लिख लीजिएगा। जो लोग लिख रहे हैं बहुत अच्छी बात है कि जितने लोग लिख रहे हैं बहुत अच्छा है, क्योंकि एक बार पलट के देखेंगे चीजों को तो आपका रिकॉल हो जाएगा।